हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता चौहान, वर्किंग इन राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड रेगुलर फैकल्टी ऑफ श्री क्लास अकादमी जयपुर, एस कोटावाला बिल्डिंग, रिद्धि सिद्धि। मैं आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सेकेंड यूनिट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, तो मैं सेकेंड यूनिट से संबंधित कुछ टॉपिक समझाऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आगे समय समय पर आपको एग्जाम से पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं देती रहूँगी, तो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपके सजेशंस एंड कमेंट्स है वो ज़रूर डालें, जिससे कि हम अपने आप को अपडेट कर सकें। आई ऑलवेज वेलकम माई नेगेटिव कमेंट्स। जो पॉजिटिव है उसे ठीक नहीं करना, बट जो कुछ आपको लग रहा है कि दिस विल बी रिवाइज्ड, तो आप उसका स्वागत है। थैंक यू। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति या कोलन वर्गीकरण पद्धति का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2 या 3 भी प्रश्न आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन या कोलन पद्धति का विकास। हिंदी में कोलन को बोलते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का विकास। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, पहला सबसे पहले पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आपकी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति को द्विबिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत डॉक्टर रंगानाथन ने पहली बार योजक चिन्ह के रूप में 2 बिंदु का प्रयोग किया था। द्विबिंदु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। इस वर्गीकरण पद्धति को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर रंगानाथन ने प्रारंभ में 2 बिंदु या कोलन का प्रयोग किया था, इसलिए इसे हिंदी में द्विबिंदु और इंग्लिश में कोलन वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। डॉक्टर रंगानाथन ने इसका पहला जो संस्करण है वो 1933 में आया था। पहले संस्करण में कुल जो पृष्ठ संख्या थी वो थी 1933 में जो पहला एडिशन आया उसमें पृष्ठ संख्या थी 307 पेजेस थे। और 307 को अगर हम डिवाइडेशन करें तो इसका पहला जो पार्ट था, जिसको बोला उन्होंने रूल्स पार्ट, वो था आपका 127 पेज। दूसरा पार्ट था शेड्यूल, वो था आपका 135 पेज। और लास्ट था इंडेक्स, ये था आपका 45 पेज का, 45 पेज का। पहले पार्ट में कुल 307 पेजेस थे। मैंने आपको जो दिया है कोलन का उसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये 307 में 3 पार्ट थे। रूल्स यानी कि नियम, शेड्यूल यानी कि अनुसूची, और इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका। और ये आया था 1933 में। तो 33 से लेकर वर्तमान समय तक कोलन वर्गीकरण पद्धति के कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन में इन 7 संस्करण का प्रकाशन कब कब किया गया, इनमें कौन कौन से योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया, और कब कब इनमें श्रेणी या मूलभूत श्रेणी या फैसेट्स का कब कब प्रयोग किया गया, पहले संस्करण से लेकर वर्तमान समय तक इसके कितने भाग हैं, इन सब का अध्ययन हम एक टेबल के द्वारा सीखेंगे। ये लिख लिया आपने?
संस्करण या एडिशन। 1 2 3 4 5 6 reprint and 7th edition। दूसरा है प्रकाशन वर्ष। पब्लिकेशन ईयर। प्रकाशन वर्ष, पब्लिकेशन ईयर। पहला संस्करण आया 1933, दूसरा 1939, तीसरा संस्करण आया 1950, चौथा आया 52, पांचवा आया 57, छठा आया 6 रीप्रिंट आया और 7th आया। पूछे जाने वाला प्रश्न, कौन सा संस्करण आपका कब कब प्रकाशित किया गया? पहले से लेकर छठे को 6 रीप्रिंट भी हुआ। रीप्रिंट कब हुआ था इसका? 1963, उसके बाद 64, उसके बाद 69। आप कोलन उठाकर देखिए, रीप्रिंट 2 बार हुआ है, 63 के बाद 64 एंड 69। तो पूछे जाने वाला प्रश्न, कोलन वर्गीकरण पद्धति का रीप्रिंट संस्करण कब कब प्रकाशित किया गया? 64 एंड 69 में 2 बार प्रकाशन किया गया। इसमें मुझे कुछ संशोधन भी करवाना है। ये टेबल में कुछ रीसेंट चीजें जो मुझे पता लगी हैं, मतलब इसका डीप अध्ययन करने के बाद, तो वो मुझे कुछ चेंजेस भी कराने हैं। जिन्होंने लिखा हुआ है वो भी दोबारा लिखें और उसको ध्यान से देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर भी कर रही हूँ और बताना भी चाह रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और कुछ मुझे इसमें संशोधन या रिवीजन करवाना है। इसको ज़रूर से आप कर लें, जिन्होंने किया हुआ है वो भी दोबारा से इसको समझ लें और कर लें। तो अब आपका नेक्स्ट है तीसरा है इसका प्रतीक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल। योजक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल। 1933 में डॉक्टर रंगानाथन ने एकमात्र योजक चिन्ह का प्रयोग किया था और वो था कोलन। 1933 में डॉक्टर रंगानाथन ने एकमात्र योजक चिन्ह का प्रयोग किया था और वो क्या था? कोलन। 1939 में फिर से एकमात्र योजक चिन्ह और वो था कोलन। तीसरे संस्करण में कोलन के साथ किसका प्रयोग किया गया था? हाइफन का प्रयोग भी किया गया था। कोलन के साथ हाइफन का प्रयोग भी किया गया था। अब आते हैं हम चौथे संस्करण में। 1952 में आया। चौथे संस्करणों में योजक चिन्हों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई। अब ये 2 से बढ़कर 7 कैसे हुई? 2 से बढ़कर 7 ऐसे हुई कि डॉक्टर रंगानाथन ने कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, हाइफन और डैश, इन सबका प्रयोग किया था। ये डैश ही है बच्चों, यहाँ डैश ही है।
ये डैश ही है, हाइफन नहीं था, डैश का प्रयोग है। और डैश दूसरे संस्करण में 1 और 2, दूसरे संस्करण में हाइफन तो इसको बोलते हैं ना, हाँ वो वही मैंने बोला आपको, पहले ही बोल दिया ना मैंने आपको कि कुछ मैं इसमें संशोधन कराऊंगी, जिन्होंने किया हुआ है वो भी दोबारा करें, कुछ मिस प्रिंटिंग भी है, जो भी मैं लिखवा रही हूँ दैट इज फाइनल। हाइफन है, ये डैश है, डैश। हाइफन तो अभी भी कोलन में कहीं नहीं यूज होता। तो आपका 1 2 3 4 5 5 हो गए बच्चों प्रयोग। नेक्स्ट उन्होंने किया था इंडो अरेबिक। इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक क्या थे? जीरो, जीरो का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था जीरो का प्रयोग? अभी अभी मैंने बताया, योजक चिन्ह के रूप में, फेज रिलेशन के लिए। इंडो अरेबिक के बाद नेक्स्ट था रोमन स्मॉल। रोमन स्मॉल का प्रयोग, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड। कुल कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कंफ्यूजन, लेकिन जो मैं बता रही हूं, आपका जो कंफ्यूजन था वो मैं बता रही हूं कि इस तरीके से पहले संस्करण में कोलन का प्रयोग, दूसरे संस्करण में मात्र कोलन का प्रयोग, तीसरे संस्करण में कोलन के साथ डैश का प्रयोग जो अध्यारोपण विधि के लिए किया गया है अभी, चौथे संस्करण में कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट। किसका प्रयोग नहीं किया? पर्सनल PMEST में से अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया। और ये एक डैश जो था ऑलरेडी, ये तो थे ही थे, उसके अलावा इंडो अरेबिक एंड रोमन स्मॉल का प्रयोग भी चौथे संस्करण में ही किया गया। और योजक चिन्हों की संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो गई? 7। ये बच्चा कह रहा है इसे हाइफन कहते हैं, बट ये मतलब चिन्ह ये है, चिन्ह तो हमने वो लिखा था ना। हाँ 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 हाँ, तो ये चिन्ह यही लगेगा आपका। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि डैश ये ही लगेगा, चिन्ह यही लगेगा। फिर उसके बाद में 5वां संस्करण आया 1957 में। 5वें संस्करण में योजक चिन्हों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। कैसे हुई 10? 10 कैसे हुई? कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, डैश, सर्कुलर ब्रैकेट, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो। कितने हुए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक 0 से 9, इंडो अरेबिक होते हैं 0 से 9, एंड दूसरा रोमन स्मॉल, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। टोटल कितने हो गए? 10। अब अगर हम आते हैं 6th एडिशन में, 6th एडिशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम योजक चिन्ह थे। फिर आ रहे हैं हम 6 रीप्रिंट में। 6 रीप्रिंट में कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, डैश, डॉट के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइम के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था 6 रीप्रिंट एडिशन में। छठे पुनर्मुद्रित संस्करण में, ये दूसरा किया जाने वाला संशोधन, छठे पुनर्मुद्रित संस्करण में पहली बार समय के लिए उल्टा उद्धरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया था। बाकी सारे सेम हैं, डैश, ब्रैकेट, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, इंडो अरेबिक 0 से 9 एंड रोमन स्मॉल, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। अब आगे आपका 7वां संस्करण।
7वें संस्करण में 5 नए योजक चिन्हों को और जोड़ा गया था। पहला है एस्टिक, दूसरा है एस्टिक के बाद एम्परसेंड, तीसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, चौथा है इक्वल टू, और पांचवा है प्लस। पांचवा योजक चिन्ह है प्लस। एस्टिक, एम्परसेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इक्वल टू एंड प्लस। इसको आप हॉरिजॉन्टल पेज में उसमें बनाते, टेबल फॉर्म में लिखो ऐसे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? ये याद करने की टेबल है, ऐसा असंभव है कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। नेक्स्ट है कनेक्टिंग सिंबल के बाद नेक्स्ट है आपका श्रेणियों का प्रयोग। श्रेणियों का प्रयोग या यूज ऑफ कैटेगरीज। यूज ऑफ कैटेगरीज। पहले संस्करण में किसी भी प्रकार की श्रेणी का प्रयोग नहीं किया गया था। पहले संस्करण में श्रेणियों का प्रयोग नहीं। फिर से एक आपको संशोधन करना है। दूसरे संस्करण में श्रेणियों का प्रयोग तो किया गया था, लेकिन उनका नाम PMAST नहीं था। डॉक्टर रंगानाथन ने श्रेणी का प्रयोग तो किया था, लेकिन हर मेन क्लास के लिए अलग कैटेगरी थी। जैसे अगर हम देते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो लाइब्रेरी साइंस में जो लाइब्रेरीज के टाइप हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, वो एक कैटेगरी थी। लाइब्रेरी में पाई जाने वाली पाठ्य सामग्री, वो एक कैटेगरी थी। लाइब्रेरी में किए जाने वाले कार्य, वो एक कैटेगरी थी। और नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी के समय के अध्ययन पर, वो एक कैटेगरी थी। हर मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूला सेम नहीं था। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस या टाइम में नहीं बांटा था। हर मेन क्लास के लिए अलग अलग कैटेगरी थी, बट वो अलग अलग उनके नाम थे। अगर आप केमिस्ट्री में चले जाएंगे तो केमिस्ट्री में विभिन्न सब्सटेंसेस जो थे उनके आधार पर कैटेगरी बांटी थी। इसी तरह एजुकेशन में चले जाओगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किए जाने वाले कार्य, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की टेक्निक्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई थी। 5 मूलभूत श्रेणी या PMAST में उन्होंने बांटा था पहली बार चौथे एडिशन में। तो इसमें इन्होंने अलग अलग मुख्य वर्गों में अलग अलग श्रेणियां। तीसरे एडिशन में सेम एज अबव, जैसा दिख रहा है आपको ऊपर, सेम वैसे के वैसे तीसरे एडिशन में किया। अच्छा, अलग अलग श्रेणियों के लिए, लेकिन ये योजक चिन्ह, सिर्फ योजक चिन्ह केवल कोलन था। सबको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह क्या था? अलग अलग श्रेणी है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, वर्क ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पाए जाने वाली विभिन्न रीडिंग मटेरियल ऑफ लाइब्रेरी, सबको कोलन से जोड़ते थे। इसमें सेम
चौथे एडिशन में पहली बार PMEST का प्रयोग किया गया। पहली बार कैटेगरी तो थी पर सब में एक समान कैटेगरी जो बांटी गई वो थी चौथे एडिशन में। कैटेगरी सेकंड एडिशन में भी बांट दी थी बट उनको अलग अलग, हर मेन क्लास में अलग नाम थे कैटेगरी के, जो जैसे जिस मेन क्लास में जिस कैटेगरी की जरूरत हो रही थी उसका वही नाम था। समझ पा रहे हो ना? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एक कैटेगरी, लाइब्रेरी रीडिंग मटेरियल एंड लाइब्रेरी दूसरी कैटेगरी, वर्क ऑफ लाइब्रेरी तीसरी कैटेगरी। अभी क्या हो गया? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हो गई पर्सनालिटी, मटेरियल ऑफ लाइब्रेरी हो गई मैटर, और आपकी वर्क ऑफ लाइब्रेरी हो गई एनर्जी। रंगनाथन ने PMEST को बांटने का आधार माना है। पर्सनैलिटी के लिए तो उन्होंने कहा रेस्क्यू मेथड, जो बच गया वो पर्सनैलिटी है। मैटर के लिए उन्होंने कहा लकड़ी, लोहे, धातु या पदार्थ की बनी हुई वस्तुएं। एनर्जी मतलब एक्शन, कोई कार्य, क्रियाकलाप, गतिविधियां, ये सारा का सारा उन्होंने दिया एनर्जी में। तो इस प्रकार से PMEST का पहली बार प्रयोग किया गया और सबके लिए योजक चिन्ह, पर्सनैलिटी के लिए कॉमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए भी डॉट। PMEST सभी में उन्होंने अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया, लेकिन स्पेस और टाइम दोनों के लिए सेम योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। सिक्स्थ एडिशन में, फिफ्थ एडिशन में सेम एज अबोव। सिक्स्थ एडिशन में टाइम के दूसरे स्तर, स्पेस के दूसरे स्तर का प्रयोग। टाइम के कितने स्तर होते हैं? 2। कब किया गया पहली बार प्रयोग? छठे संस्करण में T2 और S2 का प्रयोग इन्होंने किया। छठे रीप्रिंट एडिशन में, 6 रीप्रिंट एडिशन में PMEST कॉमा सेमीकोलन कोलन डॉट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग। पांचों मूलभूत श्रेणियों के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया उन्होंने 6 रीप्रिंट एडिशन में या छठे पुनर्मुद्रित संस्करण में। और एक और काम किया था उन्होंने छठे पुनर्मुद्रित संस्करण में, क्या किया था? एनेक्सर को भी इसी संस्करण में जोड़ा गया था। एनेक्सर को भी इसी संस्करण में जोड़ा गया था। अब अगर हम आते हैं 7वें संस्करण की बात करें, कोलन पद्धति का 7वां संस्करण फुली फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। किसी भी मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूला नहीं है। हर मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूला उसकी आवश्यकता के अनुसार है। पक्षों का क्रम और संख्या कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको फुली फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। हर मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूला अलग है और हर मेन क्लास में पक्षों की संख्या आवश्यकता के अनुसार, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको यूज नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें पक्षों की, हर एक पक्ष के बहुत सारे आवर्तन और स्तर या लेवल्स बहुत सारे बढ़ा दिए हैं। जैसे पर्सनैलिटी की बात करें तो 2P1, 2P2, 1M1, 1M2, 1E1, 2P1 में 1MM1, 1MM2, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि यही कारण है कि प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से कोलन वर्गीकरण पद्धति के 7वें संस्करण का यूज कहीं भी कोई नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिकली उसको यूज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्योंकि श्रेणियों की ना केवल संख्या में बढ़ोतरी हुई है, आपकी हर मेन क्लास के लिए अलग अलग श्रेणियों का प्रयोग, जहां जिसकी आवश्यकता है।
इसलिए इस वर्गीकरण पद्धति को प्रैक्टिकली किसी भी लाइब्रेरी में यूज नहीं किया जा रहा है। इसे पढ़ाया जाता था पहले, लेकिन अभी किसी भी कोर्स में या एग्जाम में 7th एडिशन के बजाय 6th एडिशन ही आपका आता है। इसीलिए हम लोग 6th एडिशन का डिटेल स्टडी करते हैं, जो कि 6 रीप्रिंट एडिशन है। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट है इसके भाग, श्रेणियों के प्रयोग के बाद इसके भाग। पहले संस्करण में कितने भाग थे इसके? 1 भाग। पहले संस्करण में इसका केवल 1 भाग था। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में 4 भाग थे। छठे और छठे रीप्रिंट एडिशन में 3 भाग थे और 7th एडिशन में इसके 5 भाग हैं। 7th एडिशन में इसके टोटल 5 पार्ट हो गए हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको ये पूरा। डेवलपमेंट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो रंगानाथन ने पहली बार कोलन बनाई और वर्तमान में 87 का 7th एडिशन है, उसमें विकास के किस चरणों से वो गुजरी है, उस टॉपिक आएगा आपका। इम्पोर्टेंट इसका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न जरूर आता है इसमें से। अगर हम बात करें 1 से लेके कुल मिला के 7 एडिशन है। 6 एडिशन, 6ठा एडिशन एक बार रीप्रिंट भी हुआ है 1963 में। 6 रीप्रिंट एडिशन जिसका कि हम अध्ययन करते हैं या वर्तमान समय में हम पढ़ते हैं। 1933 में पहला संस्करण, 39 में दूसरा संस्करण, 50 में तीसरा, 52 में चौथा, 57 में 5वां, 60 में छठा, 63 में 6 रीप्रिंट, ये 2 बार और भी पब्लिश हुआ है। 63 के बाद 1964 और 1969, पूरा लिख लीजिए, 1964 एंड 1969, और 7वां एडिशन आया 1987 में। अब प्रतीक चिन्ह की बात करें, इसका नाम ही कोलन है, इसलिए पहली बार प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया कोलन। दूसरे में सेम कोलन, तीसरे में कोलन और डैश जिसको हाइफन भी कह रहे हो आप, तो कोलन और चिन्ह ये था, इसका प्रयोग किया। उसके बाद में चौथे एडिशन में योजक चिन्हों की संख्या 7 हो गई, 4 से बढ़कर, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, डैश, इंडो अरेबिक एंड रोमन स्मॉल। फिर 5वें संस्करण में योजक चिन्हों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। 3 जो बढ़े वो एक था सर्कुलर ब्रैकेट, बैकवर्ड एरो एंड फॉरवर्ड एरो। उसके बाद में छठे संस्करण में सेम 6 रीप्रिंट की बात करें तो 6 रीप्रिंट में टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या उल्टा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो ये वाला है। 7वें संस्करण में 5 अतिरिक्त योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया, एस्टिक, एम्परसेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इक्वल टू एंड प्लस। अब अगर हम श्रेणियों की बात करें तो पहले एडिशन में कोई श्रेणी नहीं थी, दूसरे एडिशन में श्रेणियां थी, पर श्रेणियां समान नहीं थी, पीएमईएसटी नहीं थी। पीएमईएसटी का प्रयोग किया था चौथे संस्करण में। दूसरे संस्करण में प्रत्येक मेन क्लास की श्रेणियों के नाम अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। थर्ड एडिशन में सेम, चौथे एडिशन में पीएमईएसटी का प्रयोग किया गया, और पीएमईएसटी के साथ प्रयोग करने के साथ साथ योजक चिन्ह, पर्सनैलिटी के लिए कॉमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस और टाइम दोनों के लिए डॉट का प्रयोग किया गया था। फिर 5वें एडिशन में सेम एज अबव, छठे एडिशन में समय के दूसरे स्तर और टाइम के दूसरे स्तर का प्रयोग किया गया, और 7वें 6th रीप्रिंट एडिशन में टाइम के लिए उल्टा उद्धरण योजक चिन्ह का पहली बार प्रयोग किया गया। और आपकी जो 7th एडिशन आया उसमें कैटेगरीज या हर मेन क्लास की कई सारे पक्ष और एक एक पक्ष के कई सारे राउंड्स का प्रयोग किया गया। पद्धति बहुत जटिल हो गई, यही कारण है कि इसलिए इसका प्रयोग
प्रैक्टिकली कहीं नहीं करना संभव नहीं हो पाया। पहले संस्करण में इसके 1 भाग, फिर 4 बार 4 भाग, पहले में 1 भाग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें में 4, छठे और छठे रीप्रिंट में 2 और 3, छठे और छठे रीप्रिंट में 3 भाग आए और 7वें एडिशन में 5 भाग में प्रकाशित हुई। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1, 2, 3 कितने भी प्रश्न आ जाएं, याद करना है इसको पूरा एज इट इज।